नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो आपको बता दूं मैं, ये SCERT क्लास 11-12 की क्लास है। ठीक है, 11-12 की क्लास है। होम साइंस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपको फिजियोलॉजी का जो पार्ट है अभी हम वो वाला इसमें डिस्कस कर रहे हैं 11th-12th क्लास की बुक से। और आज आपको ये आज से आपको 2 क्लासेस मिल रही हैं। एक सुबह मिलती है 8 साढ़े 8 के करीब। ओके, किसी दिन किसी वजह से लेट हो जाए तो आपको 11 बजे मिलती है, नहीं तो 8 साढ़े 8 तक आपको क्लास मिल जाती है सुबह। कोशिश मैं 8 बजे की ही करती हूँ। ओके, और आज से आपको ये एक क्लास मिलेगी शाम के लिए, तो इसी टाइम पर जिस टाइम पे आज आपको मिल रही है। तो पर डे आपको 2 क्लासेस मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि एक क्लास को करने से सभी की समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, तो हमने प्रयास किया या फिर सोचा कि लाओ 2 क्लास के लिए करके देखते हैं कि शायद बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि SCERT के भी क्वेश्चन रह गए। उधर पेपर लगे हुए थे बिहार में, और कहाँ पर उत्तराखंड में भी एक पेपर है, उसकी भी डिमांड चल रही थी। ठीक है, उत्तराखंड में LT ग्रेड का पेपर है। तो हम दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम तैयारी करेंगे। SCERT भी आपको मिलेगा, और ये SCERT जैसे ही कंप्लीट होता है तो न्यूट्रिशन साइंस पर लोगों की डिमांड है, तो न्यूट्रिशन साइंस के हम टॉपिक वाइज प्रश्न शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आपको हमारे चैनल पर एक्सटेंशन के मैनेजमेंट के जो है आपको टॉपिक वाइज, उसके साथ ही साथ SCERT के टॉपिक वाइज प्रश्न जो है 6, 7, 8, 9 तक के पड़े हुए हैं चैनल पर। ठीक है, 9th 10th का सिलेबस लगभग सेम होता है और 11 12 का सिलेबस लगभग सेम होता है, तो इसलिए अब ये 11 12 की हम क्लास चला रहे हैं। तो आप चैनल को देख सकते हैं, आप सभी को मैंने पूरी जानकारी अपने हिसाब से दे दी है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो बात करते हैं क्लास की में क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे, और अच्छा लगे तो सभी लोग चैनल को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। क्वेश्चन 1 है, शरीर शास्त्र के अंतर्गत कोशिकाओं के प्रकार कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो लगभग 6 प्रकार की होती हैं। ओके, कहीं कहीं 5 भी दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर 6 प्रकार की दी हुई हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं? एक तो जो आपकी उपकला कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम आक्षादक कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी आपकी पेशी कोशिकाएं होती हैं। ओके, पहली कौन सी होती है? उपकला होती हैं, पेशी होती हैं, और कौन सी होती हैं? रक्त कोशिकाएं होती हैं। कभी कभी रक्त कोशिकाओं को ही संयोजक कोशिका या कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, लेकिन इसमें संयोजक कोशिका को अलग से बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये 6 हो जा रही हैं यहाँ पर। और कौन सी होती हैं? अस्थि कोशिकाएं होती हैं। अस्थि कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं। उसके बाद संयोजक कोशिकाएँ होती हैं, संयोजक जिन्हें कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं, और रक्त भी एक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, आपको पता होगा। और कौन सी? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो हमारी संपूर्ण शरीर में जाल की तरह फैली हुई होती हैं। तो ये 6 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा बताना जरूरी था, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है समझने में। क्वेश्चन 2 है, शरीर की सभी मांसपेशियों का निर्माण होता है। ए है आक्षादक कोशिकाओं द्वारा, बी है रक्त कोशिकाओं द्वारा, सी है पेशी कोशिकाओं द्वारा, या डी है अस्थि कोशिकाओं द्वारा। जो आक्षादक कोशिकाएं होती हैं, अगर मैं उनकी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे आपको यहाँ पर पता हो जाए कि आक्षादक कोशिकाएं आखिर होती क्या हैं। जो आक्षादक कोशिकाएं होती हैं, जो आप जानते हो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं ना, या फिर कह सकते हैं कोमल अंग होते हैं। अंग जो होते हैं, तो अंगों की रक्षा के लिए एक लेयर होती है। ठीक है, अंगों की रक्षा के लिए एक लेयर होती है, महीन झिल्ली होती है। ठीक है, तो उनका निर्माण आक्षादक कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं अंगों की रक्षा के लिए महीन झिल्ली का निर्माण करती हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बात करें इनका आकार कैसा होता है, तो ये चपटी सी कोशिकाएं होती हैं, चपटी कोशिकाएं होती हैं। ओके, चपटी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको। इनमें क्या होता है? रिक्त स्थान नहीं होता है। इनमें क्या होता है? रिक्त स्थान नहीं होता। जैसे कुछ कोशिकाओं में आपको जगह जगह पर रिक्त स्थान देखने को मिलता है, वो नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? अंतः कोशिकीय द्रव्य भरा होता है। अंतः कोशिकीय द्रव्य पूछा जाए किसमें भरा जा होता है, तो आक्षादक कोशिकाओं में भरा हुआ होता है। क्लियर हुआ? यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा पेशी कोशिकाएं। ठीक है, सारी की हम एक ही क्वेश्चन बात नहीं करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। जब रक्त कोशिकाओं की बात होगी तो हम आगे कर लेंगे, अस्थि कोशिकाओं का अगर प्रश्न दिया होगा तो उसमें कर लेंगे। तो पेशी। क्वेश्चन नंबर 3 है,
श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार होता है? ए है अनियमित, बी है गोल, सी है लिस बिजा या डी है उपर्युक्त सभी। अब प्रश्न आ गया श्वेत रक्त कोशिकाओं का। तो इतना तो क्लियर हो गया, जो श्वेत रक्त कोशिका है इन्हें WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका प्रकार हो गया? रक्त कोशिका का प्रकार हो गया। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी होती है RBC, ठीक है, एक होती है RBC रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है WBC। ठीक है, तो हमसे प्रश्न किसका पूछा जा रहा है? WBC का, श्वेत रक्त कोशिकाओं का। तो इनका आकार पूछा जा रहा है, क्या अनियमित होता है, गोल होता है, लिसबिजा होता है, उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा WBC होता है ये क्या होता है? अनियमित आकार का भी होता है, गोल भी होता है और लिसबिजा भी होता है। अनियमित क्यों कह रहे हैं भाई? अजीब सा लिसबिजा सा फैला हुआ सा दिखेगा, गोल भी हो सकता है, तो कोई निश्चित नहीं है ना, इसलिए हम इसको अनियमित आकार कहते हैं कि अनियमित आकार की ये होती हैं। क्यों होती हैं भाई? ये क्या होता है, इनका अनियमित आकार की वजह से क्या होता है, जो भी हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ या ऐसे जीवाणु वगैरह जो हमारे शरीर हमारी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उनका भक्षण ये कर लेती हैं। ठीक है, अपने इसी गुण के कारण क्या होती हैं, उस कीटाणु को, इस जीवाणु को ये अपने आप में समेट कर खत्म कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, संक्रमण की क्षमता, जो संक्रमण होते हैं ना शरीर में, उनसे लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाती हैं। तो दो प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसमें हमने WBC की अभी बात की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार होता है? ए है गोल टिकिया के समान, बी है उभयाबतल, ठीक है, सी है दोनों मध्य में पिचकी हुई, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? उभयाबतल भी होती हैं, जो आपको बी पर दिख रहा है। तो इसको उभयाबतल होने की वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाई कॉनकैव कहते हैं, बाई कॉनकैव होती हैं ये। ओके, बाई कॉनकेव शेप की होती हैं। ओके, गोल टिकिया के समान भी होती हैं, और ये दोनों मध्य में क्या होती हैं? पिचकी हुई सी दिखाई देती हैं। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था जैसे कि हम हर कोशिका की बात उस क्वेश्चन में करते चलेंगे, जिससे कम समय में आपको जानकारी भी मिल जाए। तो ये रक्त कोशिकाएं फिर मैं कहूँ कि कितने दो प्रकार की होती हैं, एक WBC और RBC। WBC के भी हमने ऊपर बात की, और ये रक्त कोशिका के विषय में ये कैसी होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। और कभी भी जो WBC और RBC होती हैं वो कभी भी एक समान अनुपात में शरीर में नहीं होती हैं, दोनों का अनुपात जो होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कैसा होता है? भिन्न भिन्न अनुपात की ये होती है। देखो, दोनों के काम भी अलग हैं। अगर आपसे WBC का कार्य पूछा जाएगा तो आप कहोगे मुख्य कार्य क्या है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। और RBC का कार्य पूछा जाएगा तो ये क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में। तो ब्लड क्या करता है? RBC क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन इसका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कोशिकाओं में किसका केंद्रक अपेक्षाकृत अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है? मान लो आपसे हमने बताई 6 कोशिकाएं होती हैं, 6 कोशिकाओं में आपको ये बताना है इनमें जो ये 4 कोशिकाएं दी हैं इनमें सबसे बड़ा केंद्रक किसका होता है? भाई केंद्रक सब कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा केंद्रक किसका ये बताना है। क्या अस्थि कोशिकाओं का केंद्रक, बी है संयोजक कोशिकाओं का केंद्रक, सी है तंत्रिका कोशिकाओं का केंद्रक, या फिर डी है उपकला कोशिकाओं का केंद्रक। तो बड़ा केंद्र किसमें पाया जाता है? हमारी अस्थि की जो कोशिकाएं होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं इनका केंद्रक अपेक्षाकृत अन्य कोशिकाओं के बड़ा पाया जाता है। ठीक है, अब बात थोड़ी सी अस्थि कोशिकाओं की कर लेते हैं। जो अस्थि कोशिकाएं क्या होती हैं? जो हमारी शरीर की क्या अस्थियों का निर्माण करती हैं, उन्हें हम अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। ये तो बहुत सीधी सी बात है। इनका आकार पूछा जाए, इनका भी आकार अनियमित होता है, अनियमित होता है। आप जानते हो हर शरीर की जो हड्डी है वो अलग आकार की होती है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और हर हड्डी का आकार जो है अलग तरीके का है। तो उसी तरीके से आप सोचो, जो कोशिकाओं से ही हड्डियां बनी हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो जो अनियमित कोशिकाएं होती हैं अस्थियों की, वो भी अनियमित आकार की होती हैं। ओके, और क्या होता है? इसके चारों तरफ सूक्ष्म रेशे पाए जाते हैं। जो आपकी हड्डियां होती हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अगर पूछा जाए उनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म रेशों की एक संरचना इनमें पाई जाती है। और ये जो संरचनाएं होती हैं वो रक्त कोशिका किस किस के द्वारा घिरी होती हैं, अगर ये पूछा जाए, ये जो रेशे होते हैं या फिर जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं किन किन के द्वारा घिरी होती हैं, तो रक्त कोशिकाएं आपको पता होगा, अस्थियों के चारों तरफ मांसपेशियां होती हैं, रक्त मांस वगैरह होता है। तो रक्त कोशिकाओं प्लस किसके? तंत्रिका कोशिका द्वारा ये क्या होती हैं? आपकी घिरी हुई होती हैं। कौन? अस्थि कोशिकाएं। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ए है लंबी, बी है त्रिभुजाकार, सी है बेलनाकार, डी है ए बा बी दोनों। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका से भी प्रश्न बनते हैं, आप याद रखिएगा ए बा बी दोनों सही है। क्यों? ये लंबी सी होती हैं या फिर
लंबी व त्रिभुजाकार ये होती हैं। तो तंत्रिका कोशिका कैसी होती हैं? लंबी तथा ये त्रिभुजाकार आकार की होती हैं। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर की, संपूर्ण शरीर की क्या कार्य है? मुख्य इनका संपूर्ण शरीर की गतियों, ठीक है, गतियों लिख लीजिएगा। हर कोशिका का कार्य अलग है। ठीक है। गतियों मतलब गतिविधियों या फिर गतिविधियों तथा परिचालन, गतिविधियों तथा परिचालन पर ये क्या करती हैं? परिचालन, जो चलने फिरने की हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है, परिचालन पर ये क्या करती हैं? अपना नियंत्रण रखती हैं। इसीलिए किसी भी तंत्रिका में आघात होने में क्या होता है? हमारा वो नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ठीक है, या कम कर देता है। जैसी कंडीशन होगी वैसी क्रिया उसकी हो जाएगी। गंभीर चोट होगी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। नॉर्मल चोट होगी तो वो है मतलब नॉर्मल तरीके का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। ठीक है। तो ये तंत्र का निर्माण करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7, जीवधारी की कोशिका का समस्त जीवित तरल पदार्थ जीव द्रव्य होता है और इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। जो जीवधारी हैं, हम लोग हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? तरल पदार्थ होता है और वो तरल पदार्थ क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। और इसे क्या कहा जाता है? जीवन का आधार कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीवन की आवश्यकता कहा जाता है। डी है निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसे कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितनी होती है? 75%, 60%, 90%, 95%। हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो लगभग 75% से बना है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है हमारे शरीर में जो जीव द्रव्य, कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है, वो जीव द्रव्य जो है उसमें जल की मात्रा आपको बतानी है कितना है। तो एक तो ये याद रखो, ये जो जीव द्रव्य है एक कैसा जटिल मिश्रण है। जटिल मिश्रण है। क्यों जटिल है? इसमें जो आपसे बात करेंगे हम, जल 90% पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जल कितना? 90% पाया जाता है। उसके अलावा प्रोटीन पाई जाती है जो कि कितनी? 7% होती है। प्रोटीन 7% होती है। और इन्हें बिल्कुल अन्यथा में मत लेना, ये अमाउंट पूछा जाता है एग्जाम में, इन्हें नोट कर लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। लिपिड्स कितने? 1% होते हैं इसमें। ओके, आपसे पूछा गया है कई बार एक प्रश्न, जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है? तो जल होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ प्लस DNA RNA भी इसमें पाया जाता है। ओके, तो 1% हमने बताया इसमें लिपिड्स होते हैं। और हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, CHO की, ये भी 1% होता है इसमें, ये भी 1% होता है। कार्बनिक पदार्थ भी लगभग चीज़ें 1% हैं, लेकिन आपको प्रोटीन याद रखना होगा 7% है। ओके, प्रोटीन 7% है और क्या जल 90% है। ओके, कार्बनिक पदार्थ भी कितना? 1% पाया जाता है, ये भी आपको बता दिया मैंने। तो लगभग चीज़ें 1% है। और उसके बाद अगर DNA की बात करें तो 0 DNA की बात करें, देखो मैं ये वाला प्रश्न इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं। 0.4% यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। RNA पाया जाता है 0. RNA कितना पाया जाता है? RNA 0.7%, 0.7%। ठीक है, तो सारा अमाउंट आप लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9, जीव द्रव्य के विषय में सत्य कथन पहचानो। क्या ये रंगहीन अल्प पारदर्शी पदार्थ है? बी ये संवेदनशील लचीला पदार्थ है? सी ये विद्युत का सुचालक है? डी है उपयुक्त सभी। अब आपका जीव द्रव्य का कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। जैसे थ्योरी हम पढ़ते हैं वैसे ही हमने जीव द्रव्य से संबंधित पूरा आपको बता दिया है। और एक आध रह गया, जैसे अब ये वाला प्रश्न आप पढ़ोगे तो वो सब चीज़ भी आपको पता यहाँ पर चल जाएंगी। ठीक है, तो यह जीव द्रव्य होता है वो आपका रंगहीन अल्प पारदर्शी भी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये संवेदनशील व लचीला पदार्थ है, ये भी बिल्कुल सही है। ये विद्युत का सुचालक है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये क्या है, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जटिल पदार्थ है, ये तो बता ही दिया। जटिल कोलाइडली है, ये कोलाइडल है। कोलाइडल हम उसे कहते हैं जो पूरी तरह पानी वगैरह में नहीं घुलता है, उसके कण रह जाते हैं। जैसे चीनी है पूर्णतः घुल जाएगी, नमक है पूर्णतः घुल जाएगी, लेकिन जो चीज़ पूरी तरह घुले नहीं उसके कण रह जाए उसे हम कोलाइडल कहते हैं। तो ये क्या है, जैसे रक्त है, रक्त पूरी तरह नहीं चलेगा, कैसा है, कोलाइडल है। रक्त को कभी भी चलनी में छानना तो उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो जटिल कोलाइडली पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें कण जैसे रह जाते हैं, अगर आप इसको छानते हो तो ये कोलाइडली विलयन कहा जाएगा। ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, सिकुड़ने तथा फैलने का गुण भी होता है। सिकुड़ने तथा फैलने का गुण भी होता है। सिकुड़ने तथा फैलने का गुण भी इसमें होता है।
ओके, फैलने का गुण भी होता है। देखो जीव द्रव्य वगैरह ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ बच्चों, इतना इतना प्रैक्टिस में इसलिए करा रही हूँ, बहुत प्रश्न बनते हैं। कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के मध्य का भाग क्या कहलाता है? ए है कोशिका द्रव्य, बी है केंद्रक द्रव्य, सी है जीव द्रव्य, डी है उपर्युक्त सभी। जो आपकी कोशिका भित्ति है, ठीक है, कोशिका भित्ति है उस तथा केंद्रक है, उसके मध्य का भाग आपसे पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, तो वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। जो कोशिका भित्ति है और जो केंद्रक है उसके मध्य का भाग, ठीक है, क्या कहलाएगा? मान लो ये कोशिका है आपकी और ये केंद्रक है, ओके, केंद्रक है, तो इसके कोशिका और केंद्रक के मध्य का पूछ रहे हैं ना, तो कोशिका और केंद्रक के मध्य में जो ये जीव द्रव्य है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। और ये जो केंद्रक है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा होगा उसे हम केंद्रक द्रव्य कहलाएंगे। और यही जीव द्रव्य के दो प्रकार के जो द्रव्य होते हैं वो यही हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कोशिका द्रव्य का भाग है? ए है एक्टोप्लास्ट, बी है टोनोप्लास्ट, सी है मीसोप्लाज्म, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो कोशिका द्रव्य होते हैं इसके भी 3 भाग हैं। मैंने आपको अभी बताया, ये कोशिका है और ये केंद्रक है। और ये जो द्रव्य इसमें भरा हुआ है ना, ये जो द्रव्य इसमें भरा हुआ है, इस द्रव्य के भी 3 भाग होते हैं। जो ये पानी वाला पदार्थ है, ये जो द्रव्य है इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक्टोप्लास्ट होता है, टोनोप्लास्ट होता है और मीसोप्लाज्म होता है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ विपरीत सभी सही होगा। तो आपको पता चल गया, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका द्रव्य के कितने भाग होते हैं तो आप आंसर करोगे 3 भाग होते हैं। कौन कौन से पूछा जाए तो एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लाज्म, और ये आपको याद तो करने ही पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग जो कोशिका भित्ति के संपर्क में रहता है कहलाता है? ये है कोशिका कला, बी है प्लाज्मा कला, सी है एक्टोप्लास्ट, डी है निम्न में से सभी। इतनी गर्मी में मैं आपको सुबह शाम एक क्लास देने की कोशिश मैंने की है आप लोगों के सपोर्ट के लिए, ठीक है। और आप लोगों को भी जो दिक्कत हो रही है कि आपको सारे टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, वो भी दूर करने के लिए, तो हमारे दोनों का इसमें फ़ायदा है, ओके। तो मुझे उम्मीद है इतनी गर्मी में आप लोग ऐसे इग्नोर करके नहीं जाएंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और आपको ये काम करना भी चाहिए, क्योंकि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप उसको उसका फल नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले को भी धोखा दे रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका कला या प्लाज्मा कला का निर्माण होता है? ए है प्रोटीन द्वारा, बी है फॉस्फोलिपिड द्वारा, सी है केवल बी, डी है ए व बी दोनों। तो जो कोशिका कला या प्लाज्मा कला है उसका निर्माण जो होता है प्रोटीन द्वारा भी होता है, फॉस्फोलिपिड द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतःप्रदवी जालिका का निर्माण निम्न रचना के द्वारा होता है? ए है नलिकाओं द्वारा, बी है थैलियों द्वारा, सी है सिस्टीन द्वारा, डी है निम्न में से सभी। आप जानते हो कोशिका के अंग पाए जाते हैं, तो कोशिका के अंगों में एक अंग और ये भी होता है अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। अंतःप्रदवी जालिका भी एक कोशिका का अंग ही है, ठीक है। तो ये इस कोशिका की जो रचना है ये आपसे पूछी जा रही है कितने तरीके की होती है, तो ये भी 3 प्रकार की होती है रचना। एक तो होती है नलिस द्वारा, नलिकाओं की तरह होती है रचना। दूसरी आपकी होती है थैलियों द्वारा, ठीक है, दूसरी होती है थैलियों द्वारा। और तीसरी होती है सिस्टर्नी की तरह। जो नलिकाएं होती हैं वो इस तरीके की रचना होती है, जैसे कि मैं बात करूँ इस तरीके से, ओके, ऐसे करके ये आती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये नलिकाएं बनी हुई होती हैं और इसमें कण कण से पाए जाते हैं, चाहे वो राइबोसोम के कण हो सकते हैं, जो भी, ठीक है, राइबोसोम के कण होते हैं ये, ओके। इसमें ऐसे ऐसे कण पाए जाते हैं। ये होती हैं नलिकाएं। इसी तरीके से आपकी जो थैलियाँ होती हैं, तो गोल गोल थैली जैसी संरचना भी इसमें पाई जाती हैं और इस पर भी आपके कण जैसे दिखाई जाते हैं। ये भी मेरे हिसाब से राइबोसोम के ही कण होते हैं, ओके। ये भी राइबोसोम के कण होते हैं, इनके किनारे पर ये कण पाए जाते हैं। ठीक ऐसे ही पाई जाती हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की अगर हम रचना, आपने नलिकाओं की रचना देख ली, आपने थैलियों की रचना देख ली, अब हम बात करेंगे अंतःप्रदवी जालिका में जो सिस्टर्नी रचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। सिस्टर्नी रचना कुछ इस तरीके की होती है और इसमें भी आपके राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। जो ये कण पाए जाते हैं कोशिका के अंगों के ऊपर, ये प्रोटीन के कण होते हैं।
खासतौर से जहाँ जहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, वहाँ वहाँ ये कण पाए जाते हैं। तो अंतःप्रदपी जालिका पे क्या होते हैं, आपको बता दें, राइबोसोम के कण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो पीजीटी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। बकाया आप ये नहीं कह सकते हो कि टीजीटी में, एलटी में या कहीं ये प्रश्न नहीं आते, सब जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस वहाँ पर क्वेश्चन का जो अमाउंट होता है ज़्यादा होता है, मतलब संख्या ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अंतःप्रदपी जालिका के कार्य हैं। यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, भी है आनुवांशिक पदार्थ का आवागमन करना, या फिर केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करना, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जो आपकी क्या किसकी बात हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अंतःप्रदपी जालिका की। तो अंतःप्रदपी जालिका की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER हम बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इनके ये सभी कार्य हो जाते हैं। क्या क्या सभी कार्य हैं आप देख लीजिए। कोशिकाओं को ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, बिल्कुल। और बात करेंगे आनुवांशिक जो हमारे पदार्थ होते हैं उसका आवागमन भी ये करते हैं। ओके, उसके साथ ही जो केंद्रक का आवरण होता है उसका भी निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ ये मैंने क्या कहा, ER पर पाए जाते हैं राइबोसोम के कण। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन का वहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए ये भी प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। उतना नहीं करेगा जितना राइबोसोम करेगा, लेकिन करेगा ये भी। क्यों, क्योंकि राइबोसोम कुछ हद तक ER पर भी पाया जाता है, अंतःप्रदपी जालिका पे भी पाया जाता है। तो यहाँ पर 3 कार्य तो दिए थे, चौथा जो मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकेंड, पसीने की धार बह रही है। क्वेश्चन नंबर 16, राइबोसोम बना होता है डैश, RNA का, DNA का, प्रोटीन का, A व C दोनों। तो जो राइबोसोम होते हैं वो किसका बना होता है, क्यों किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो जो RNA है वो आपका बना होता है, RNA बना हो राइबोसोम पूछा जा रहा है किसका बना होता है, तो RNA का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। RNA, गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है और सुबह से 2 क्लासेस हो गई। RNA जो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये क्या होता है, राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। और उसके बाद प्रोटीन की तो फैक्ट्री ही कहा जाता है राइबोसोम को, इसलिए जो राइबोसोम होता है वो RNA का बना होता है और किसका, प्रोटीन का बना होता है। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राइबोसोम पर भी 2 तरीके की रचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है क्या, स्मूथ वाला होता है, स्मूथ वाला होता है पार्ट, और दूसरा थोड़ा रफ पार्ट होता है। दूसरा कैसा होता है, रफ पार्ट होता है। जो रफ पार्ट होता है वो क्या होता है, रफ पार्ट क्या होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। जो स्मूथ वाला पार्ट होता है वो किसका, फैट का बना होता है। तो राइबोसोम जो होता है 2 तरीके का होता है। ओके, और ये जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई, राइबोसोम 2 तरीके का होता है, ये भी ER पर ही पाया जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यही जो होती है 2 प्रकार की होती है, मतलब इस पर 2 तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक स्मूथ वाला पाया जाता है जो फैट होता है, और एक रफ वाला पाया जाता है जो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये ER पर ही दोनों रचनाएँ पाई जाती हैं राइबोसोम की। ठीक है, क्लियर हुआ। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। ए है ऊर्जा का निर्माण, बी है प्रोटीन का संश्लेषण करना, सी है वसा का संश्लेषण करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारा प्रमुख कार्य है वो क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात होती है तो ये क्या है, ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, ये आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले पूछा जाए देखा किसने, तो देखा किसने था, अल्बर्ट कोलिकर ने देखा था। ओके, कोलिकर ने देखा, लेकिन उन्होंने वही बात है ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। ठीक है, तो खोज किसने की, अगर बात करें सर्वप्रथम खोज किसने की, खोजकर्ता कौन है, तो वो अल्टमैन है। दोनों आ से ही हैं, ठीक है, ए से ही हैं, लेकिन
देखने वाले कौन थे, अलवर्ड थे, और खोज करने वाले कौन थे, अल्टमैन थे। ओके, इसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल आपसे पीजीटी में पूछा गया है, तो क्रेब्स साइकिल किसमें चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। क्रेब्स साइकिल होता क्या है, ये एटीपी, जो आपने एडिनो ट्राइफॉस्फेट पढ़ा है ना, तो एटीपी का निर्माण करने का कार्य करता है, ग्लूकोज प्रदान करने का काम करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिका को ये शक्ति का भंडार देता है, शक्ति प्रदान करता है। ओके, ये कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य भी करता है। तो इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में बता दी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए किसकी राइबोसोम की खोज किसने की, अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो राइबोसोम की खोज पैलेड ने की है। मैं बताना भूल गई, वहाँ पर नोट कर लेना, पैलेड ने की। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवालों में अनुपस्थित रहता है। ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गोल्जी कॉय, सी है डिक्टियोसोम, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो आपकी बात करेंगे हम यहाँ पर, जीवाणुओं व नीली हरी शैवालों में अनुपस्थित रहता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी कॉय भी है, डिक्टियोसोम भी है। गोल्जी काय को ही डिक्टियोसोम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है, डिक्टियोसोम उसको कहते हैं जो पौधों में गोल्जी काय पाया जाता है। अगर पौधों में गोल्जी कॉय की बात करेंगे तो हम उसको डिक्टियोसोम कहते हैं, और जो जीवधारी, जो हम जीवित मनुष्य हैं, हम लोगों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं गोल्जी कॉय वाली, उनको हम गोल्जी कॉय कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। गोल्जी कॉय और डिक्टियोसोम सेम चीज़ है, बस जो मानव शरीर में पाया जाता है वो गोल्जी कॉय कहलाता है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो डिक्टियोसोम कहलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय और डिक्टियोसोम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। ए है केंद्रक को, बी है गोल्जी कॉय को, सी है माइटोकॉन्ड्रिया को, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो कोशिका का विद्युत गृह हम जानते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अभी तो जस्ट बात ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर 20 की बात करेंगे। शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, ऊतक है, अंग है या अंग तंत्र है। तो शरीर की क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई हम जानते हैं कोशिका को कहते हैं। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं, और अंग के मिलने से अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस चलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में ऑक्सीसोम या F1 के कण पाए जाते हैं। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में दो भाग पाए जाते हैं, एक आपका ऊपरी भाग होता है, ठीक है, एक ऊपरी भाग होता है और दूसरा होता है थोड़ा अंदर के लिए, जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, जो अंदर के लिए होता है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और जो बाहरी परत होती, बाहरी झिल्ली होती है, वो थोड़ी सपाट होती है। तो दो पार्ट इसमें पाए मुख्य जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। पहली झिल्ली जो होती है वो थोड़ी सपाट होती है, उसे हम बाहरी झिल्ली कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। और ये संरचना अगर पूछी जाए क्रिस्टी की कैसी होती है, तो जो हमारी उंगलियां होती हैं, उनके हाथ की जो उंगलियां होती हैं, उनके समान क्रिस्टी की संरचना होती है। अब आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो उसका आंसर क्या है हम वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए आंसर है क्रिस्टी पर, बी है आंतरिक परत पर, सी है बाहरी परत पर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक आंसर जो है सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम होता है या F1 के कण होते हैं वो क्रिस्टी की सतह पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टी की सतह पर ही ये पाए जाते हैं। और ये इस मतलब एक यहाँ पर एक ऐसी लेयर भी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन युक्त लेयर। प्रोटीन युक्त एक लेयर भी होती है, और उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। ठीक है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में कौन सा पदार्थ भरा होता है। ए है वसा युक्त मैट्रिक्स, बी है प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स, सी है प्रोटीन युक्त कॉर्टेक्स, डी है वसा युक्त कॉर्टेक्स। अब आपको ये आंसर पता ही चल गया होगा, अभी हमने जस्ट बात की थी। प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स इसमें भरा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक गुहा पाई जाती है क्रिस्टी के आसपास, उसमें क्या होता है, प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स पदार्थ भरा होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, गोल्जी कॉय का कार्य क्या है। ए है विभिन्न एंजाइम्स का श्रावण व संचय, बी है ऊर्जा का निर्माण व संग्रह, सी है ऊर्जा को मुक्त करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो गोल्जी कॉय होता है, गोल्जी कॉय, उसमें क्या होता है, विभिन्न एंजाइम का संचय होता है। ठीक है, श्रावण नहीं होगा, श्रावण मतलब बहाव होता है। ठीक है, श्रावण का मतलब होता है बहाव, और संचय मतलब स्टोरेज। तो जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपकी गोल्जी कॉय इसका कार्य करता है। एंजाइम्स जो होता है
उनका संचय करना, संचित करना और उनका बहाव करना, श्रावण करना। तो यहाँ पर बात करेंगे ऊर्जा का निर्माण व संग्रह कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गोल्जी कॉय की खोज किसने की। तो ये खोज करता है इनके कौन है, कैमिलो गोल्जी हैं, कैमिलो गोल्जी हैं। अब आपसे क्या बताऊँ मैं, कैमिलो गोल्जी हैं इसकी खोज करता है, क्योंकि सन जो है लगभग पूछी गई हैं किसकी, केंद्रक और कोशिका की। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कंपटीशन का लेवल बढ़े तो उनकी सन भी पूछ ली जाए। तो आप लोग बताइए सन 1 के क्वेश्चन डालूं या छोड़ती चलूं, क्योंकि बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताएंगे तो हम वैसा ही आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24। शुक्राणुओं के अग्रपिंडकों का निर्माण होता है, ए है लाइसोसोम से, बी है गोल्जी कॉय से, सी है माइटोकॉन्ड्रिया से, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो शुक्राणु होते हैं उनमें कुछ अग्रपिंडक पाए जाते हैं, और अगर हम बात करेंगे अग्रपिंडक की, उन्हें कहते क्या हैं, तो अग्रपिंडक को एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, एक्रोसोम कहते हैं। जो अग्रपिंडक पाए जाते हैं किसमें, शुक्राणुओं में। जो पुरुषों में शुक्राणु होते हैं उसमें अग्रपिंडक पाए जाते हैं, इन्हें हम एक्रोसोम कहते हैं। और इनका निर्माण किससे होता है ये पूछा जा रहा है। तो ना तो लाइसोसोम से होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया से, ना ही डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो बी ऑप्शन सही होगा, गोल्जी कॉय से जो होता है अग्रपिंडक या एक्रोसोम का निर्माण होता है शुक्राणुओं के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। लाइसोसोम का व्यास होता है, ए है 0.2 से 0.8 माइक्रोन, बी है 0.3 से 0.5 माइक्रोन, सी है 0.5 से 0.8 माइक्रोन, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जो लाइसोसोम होता है आपको सुसाइटल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, इसको मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी मतलब होते हैं ना तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त करते हैं, तो ये क्या करती है, उसको वहीं पर मारने का, किल करने का काम करती है, और साथ ही साथ खुद भी मर जाती है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। जो भी क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनको ये नष्ट करने का काम करती हैं। ओके, और जब इनको कोई ठेस पहुंचती है तो ये खुद को भी नष्ट कर लेती हैं, तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। अभी आपके कुछ प्रश्न और भी रह गए हैं इसी से मतलब जो भी आप जानते हैं कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, तो उनसे अभी केंद्रक के प्रश्न तो कराए ही नहीं है। मुख्य अंग जो होता है सीपीयू कहा जाता है केंद्रक को, तो हम उन सब के प्रश्न भी करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सभी SCERT के प्रश्न हैं। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।